वेलकम अगेन टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। कल हमने वॉइड एग्रीमेंट्स की बात की थी, आज हम करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When an agreement which was binding on the parties to it ceases to bind them, the contract is said to be discharged. A contract may be discharged in following ways. First क्या है? Performance of the contract. Second, breach of the contract. Third, impossibility of a performance. Fourth, by agreement or novation. फर्स्ट क्या है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि हमने परफॉर्म करनी है एंड वी आर बाउंड टू परफॉर्म देम। जब हम वो अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर लेते हैं, उनको परफॉर्म कर लेते हैं, तो वो माना जाएगा कि डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस माना, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहता और दोनों पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाता है। सेकंड है discharge by breach of contract. When a party having a duty to perform a contract fails to do so and does an act whereby the performance of the contract by him becomes impossible, तो या वो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज कर देती है, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी अपनी जो ऑब्लिगेशंस टू परफॉर्म हिज पार्ट वो उसकी खत्म हो जाती है। तो उनके बीच में दूसरी पार्टी के ऊपर ये हमेशा खुला रहता है ऑप्शन कि वो पहली पार्टी के ऊपर केस करके और कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। इसमें ये है कि अगर दो पार्टीज आपस में उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये एडजुडिकेशन की अथॉरिटी किसको है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन को है या एक इंडिपेंडेंट बॉडी को है। पार्टीज नहीं आपस में डिसाइड करेंगी कि जब उन्होंने केस लगाना है कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो एक्चुअल, दैट इज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ अ परफॉर्मेंस, और सेकंड क्या है? एंटिसिपेटरी। तो हम अब आगे करते हैं। एक्चुअल तो वो हो गया कि जब उन्होंने अपना परफॉर्म ही नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट पर, तो वो तो हो गया एक्चुअल। सेकंड क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? रेपुडिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी टू इट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, कि जिस ड्यू डेट को कॉन्ट्रैक्ट होना है उससे पहले ही वो उसको रेपुडिएट एक पार्टी कर देती है, तो वो ब्रीच ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एक केस में वेस्ट बंगाल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस ग्लूकोज सीरीज, ए ने कुछ लोन बी को दिया 4,38,000 का, और उसने ये एग्री कर लिया कि मैं तेरे को फर्दर लोन दूंगा 1,62,000 का, पर वो मेरी डिस्क्रिशन होगी। डिस्क्रिशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कि अगर तू 60,000 एवरी ईयर मेरे को ये लोन की जो रीपेमेंट है वो करता रहा। बी ने रीपे नहीं करा तो उसने रादर ए को स्यू कर दिया कि ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है ए ने। पर इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? बी ने, क्योंकि उसने अपना पार्ट ही नहीं परफॉर्म किया। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए वो खत्म हो गया एंड बी वाज एंटाइटल्ड अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए, तो उसका केस जो था वो डिसमिस हो गया। इसमें एक इलस्ट्रेशन है। एक सिंगर होती है ए, वो बी होता है मैनेजर होता है एक थिएटर का। उसमें वो कहती है कि मैं 2 नाइट्स एवरी वीक आपके थिएटर में गाना गाऊंगी। तो 6th नाइट को वो विलफुली उसमें नहीं आती। अब बी के पास ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पुट एन एंड कर दे। तो उसके बाद एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अब इफेक्ट क्या होते हैं? फर्स्ट है ही मे रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली एंड ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड मे ब्रिंग एन एक्शन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट वेटिंग फॉर द अपॉइंटेड डेट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करी है, दूसरा जो बंदा है उसके पास ये ऑप्शन होती है, या तो उसको उसी मतलब डेट आने से पहले ही वो उसको एंड मान ले, या फिर और उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन ले। सेकंड क्या उसके पास ऑप्शन है, ही मे नॉट पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ट्रीट इट एज स्टिल सबसिस्टिंग एंड अलाइव एंड वेट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अपॉइंटेड डेट। पहला उसके पास क्या ऑप्शन है, इलेक्शन टू रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एंटिसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द प्रोमिसर। द प्रोमिसी हैज अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड इवन दो द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हैज नॉट येट अराइव्ड। क्योंकि जो प्रोमिसर ने ड्यू डेट से पहले ही अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, तो वो जो प्रोमिसी है उसके पास ऑप्शन है कि उसी दिन ही उसको रिसिंड हुआ मान ले और उसके खिलाफ एक्शन ले ले। जब जो प्रोमिसी है एक्सेप्ट द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इवन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो वो जो प्रोमिसी है वो अपना पार्ट प्ले करने के लिए अब वो डिस्चार्ज है, उसको अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बस उसको ये है कि वो एक्शन उसके खिलाफ ले ले जिसने कि ये वाला प्रोमिसर ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। केस है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का। इसमें डिफेंडेंट प्लेंटिफ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपके साथ शादी करूंगा जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी। तो डिफेंडेंट का फादर अभी जिंदा हैं, तो उससे पहले ही डिफेंडेंट क्या करते हैं, अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। अब प्लेंटिफ जो है, शी डिड नॉट वेट टिल द डिफेंडेंट्स फादर्स डेथ, वो इमीडिएटली एक वो जो प्लेंटिफ है वो इमीडिएटली डिफेंडेंट को स्यू करती है, तो शी वॉज सक्सेसफुल इन हर एक्शन। अब सेकंड क्या है, इलेक्शन टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी डज नॉट ऑटोमेटिकली पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, या तो वो उसको उसी दिन एंड ट्रीट कर ले, और या उसके पास क्या ऑप्शन है, टू ट्रीट इट एज स्टिल अलाइव एंड सबसिस्टिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें जैसे वो मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक सिंगर होती है, वो बी के थिएटर में गाने के लिए एक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कहती है कि मैं पर वीक 2 नाइट्स के लिए गाऊंगी। तो 6th नाइट को वो विलफुली नहीं गाती है, तो अब बी के पास क्या ऑप्शन है, वो उसके ऊपर स्यू कर सकता है। पर बाद में 7th नाइट को ए क्या करती है, बी की असेंट से फिर दोबारा गाने आ जाती है, तो बी इसको अलाउ कर देता है गाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, बी ने उसको अलाइव माना कॉन्ट्रैक्ट को, और अब बी के पास क्या ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता। उसके पास ऑप्शन है कि वो जो उसको डैमेजेस हुए हैं 6th नाइट उसके ना गाने से, उसकी वो कंपनसेशन उससे ले सकता है। इसमें एक केस है एवरी वर्सेस बॉटन का। इसमें ए बी के शिप को ओडिशा में चार्टर करने के लिए कहता है, वो एक रशियन पोर्ट है, वो कहता है कि मैं 40 डेज के अंदर अंदर आपके शिप को कार्गो से लोड कर दूंगा। तो ए जो है वो कार्गो की सप्लाई करने से फेल हो जाता है, तो उसके बाद वो डिक्लाइन कर देता है कि मैंने आपको सप्लाई नहीं देनी। पर बी उसको कॉन्टिन्यूसली बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि नहीं तू सप्लाई दे। ए उसको बार बार रिफ्यूज करते रहते हैं कि मैंने सप्लाई नहीं देनी। उसके बाद क्या होता है, दोनों देशों के बीच में वॉर छिड़ जाती है क्रिमियर में, इंग्लैंड और रशिया के बीच में। तो अब कार्गो को लोड करना इलीगल हो जाता है। तो A had been discharged from the duty to supply the cargo and therefore A could not be made liable for the non-performance of the contract. थर्ड है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कई बारी जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। 2 तरीके की इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक सेकंड है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या है, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है
कि जो पार्टीज हैं वो अपना रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस को परफॉर्म करें। पर कई बार ऐसा होता है कि वो जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्पॉसिबल हो जाती है, तो इट विल नेवर बी एबल टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है। जैसे ए बी के साथ एग्री करता है कि मैं मैजिक के द्वारा ट्रेयर ढूंढूंगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड, इसकी इलस्ट्रेशन क्या है कि ए बी को कहता है कि ये जो डेड बॉडी पड़ी है इसमें मैं जान डाल दूंगा, तो ऐसे जो एग्रीमेंट है ये इम्पॉसिबल हैं और ये हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। इसमें एक एग्जाम्पल है, बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। तो इसमें क्या हो गया, ये फॉरबिडन बाय लॉ है कि हमारे देश में ना बाइगेमी कर सकते हैं ना पॉलीगेमी कर सकते हैं हिंदू मैरिज में। तो अरेंजमेंट बाय ए टू मैरी बी इज वॉइड। तो इसमें क्या हो गया, इम्पॉसिबिलिटी क्या होगी, लॉ की होगी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी होगी। तो इम्पॉसिबिलिटीज दो तरीके की होती है, एक तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होगी जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, तो एक होता है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। कई बार क्या होता है, जब आप इम्पॉसिबल या अनलॉफुल वे से कुछ काम एक एग्रीमेंट करते हो कुछ काम करने के लिए, ये प्रोमिसर की नॉलेज में तो होता है कि ये अनलॉफुल है या इम्पॉसिबल है, पर प्रोमिसी की नॉलेज में नहीं होता। तो बाद में प्रोमिसर मस्ट कंपनसेट द प्रोमिसी फॉर द लॉस सस्टेन्ड बाय द प्रोमिसी रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ए एक मैरिड मैन है, वो बी के साथ कहता है कि मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा, पर उसको पता है कि वो कभी शादी उसके साथ कर नहीं सकता, तो ही इज बाउंड टू कंपनसेट द अदर पार्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। सेकंड क्या है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कई बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे तो वो पॉसिबल होता है अपना पार्ट परफॉर्म करना, पर कोई ऐसी इवेंट आती है जिससे कि पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है। जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मैरिज करने के लिए, पर जो टाइम फिक्स है मैरिज करने का उससे पहले ही ए पागल हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। इसमें एक केस था पुनसन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो पुनसन्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कि हम आपको 8420 जो मिल्क के कंटेनर हैं वो सप्लाई करेंगे और हर कंटेनर में 20 लीटर्स ऑफ मिल्क होगा, और ये क्या होगा, ड्यूली कोटेड विद हॉट डिप कोटिंग। ये जो हॉट डिप कोटिंग होती है ये टिन इनगॉट्स से बनती है। उस टाइम पे मार्केट में टिन इनगॉट्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो उनको अपना पार्ट वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते थे पुनसन्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकेम इम्पॉसिबल ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिन इनगॉट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम वॉइड ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और जो प्रोमिसर है उसको जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके डैमेजेस पे करने के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट एंड नोवेशन। इसमें क्या है, जो पार्टीज हैं वो आपस में कंसेंट के साथ एक दूसरे को की ऑब्लिगेशंस को खत्म कर देती हैं, तो वो तो हो गया डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। एक अगला है नोवेशन। नोवेशन क्या है, इसमें ये होता है कि जैसे एक एग्रीमेंट चल रहा है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन में वो एक नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो इसका मतलब जो नया एग्रीमेंट है वो पुराने एग्रीमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो जो पुराने एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज जो थी वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। अब जो नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया है तो उनकी जो ऑब्लिगेशंस है पार्टीज की वो नया एग्रीमेंट जो उसके अकॉर्डिंगली होएगा। तो इसमें दो तरीके की इनोवेशन होती है, नोवेशन बाय चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड नोवेशन बाय चेंज इन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब पहला क्या है, चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो फ्री हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उसको चेंज करने के लिए। जैसे ए ने 10,000 रुपीज बी को देने हैं,
तो वो क्या कहता है कि जो मैं 10,000 रुपीज की जगह जो मेरी एस्टेट है जिसकी वर्थ 5,000 रुपीज है वो मैं आपके पास से गिरवी रख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, दोनों मान जाते हैं इस बात के लिए। अब उसने 10,000 की जगह 5,000 की वर्थ की अपनी एस्टेट उसके पास से गिरवी रख दी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था पुराना खत्म हो गया और नया एग्जिस्टेंस में आ गया। पर ये है कि इसमें पार्टी सेम है, पर ये है कि दोनों पार्टीज जब ये टर्म्स ऑल्टर करती हैं दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, तभी ये जो नोवेशन है वो वैलिड माना जाएगा। एज द पार्टीज हैव फ्रीडम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद एनी टर्म्स ऑफ देयर चॉइस। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का हक है तो उनको ये भी हक है कि वो अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है म्यूचुअल कंसेंट से उनकी जो टर्म्स हैं उसको ऑल्टर कर दें। एक सलीमा जबीन वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस था। इसमें एपेलेंट ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उसने इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को एयर के अगेंस्ट इंश्योर कराया और जो इंश्योरेबल अमाउंट थी वो थी 23 लैक्स। बाद में उसकी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है तो फिर 2 सर्वेयर भेजे जाते हैं। तो वो असेस करते हैं कि जो डैमेजेस हैं वो 6,61,772 रुपीज के हुए हैं। तो वो फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन उसकी क्लेम का वो उसको दे देते हैं सलीमा जबीन को, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो ये भी उनके साथ अंडरटेकिंग देती है कि कल को मैं और क्लेम के लिए आपके ऊपर केस नहीं करूंगी। तो शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी फर्दर कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। पॉइंट क्या है, चेंज इन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज पॉसिबल दैट बाय नोवेशन एन ऑब्लिगेशन मे बी क्रिएटेड फॉर वन पार्टी इन प्लेस ऑफ अनदर। जैसे ए ने बी के कुछ पैसे देने हैं तो इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी सी कि अब जो ए की बजाय सी उसको पैसे देगा। तो अब ये जो एग्रीमेंट है इनके बीच में पार्टीज की इनोवेशन का इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। अब ये जो न्यू डेट है जो सी ने अब और बी के बीच में है तो ए इसमें डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद ये जो कंसेंट है तीनों पार्टीज की होनी चाहिए। एक तो हु वांट्स टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, दूसरा पर्सन कौन सा है हु अंडरटेक्स टू बी लायबल इन प्लेस ऑफ द पर्सन डिस्चार्ज्ड, और थर्ड कौन सा है द पर्सन इन हुज फेवर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड। इसमें एक केस था गोदान वर्सेस केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। गोदान मेनन ने उसमें एक गोपीनाथ मेनन होते हैं, उन्होंने केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से कुछ लोन लेते हैं बस लेने के लिए 1,26,900 रुपीज का। उसके बाद वो जो इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने देनी होती हैं उसमें डिफॉल्ट हो जाता है तो जो कॉरपोरेशन है उनकी बस को सीज कर लेती है। तो उनकी जगह पे जो गोपीनाथ मेनन की जगह पे अब गोदान आते हैं, वो कहते हैं कि बस को रिलीज कर दो। जो गोपीनाथ मेनन ने जितना बैलेंस देना था वो मैं पे करने के लिए तैयार हूं। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नोवेशन इन दिस केस एज अ रिजल्ट ऑफ विच द लाइबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल डेटर हैड कम टू एन एंड एंड द लाइबिलिटी ऑफ द एपेलेंट्स हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस टू पे द आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।